मैं हूं मनोहर मनोज। कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में दोस्तों, आज मैं बात करूंगा देश में असमानता की ऊंचाइयों की बढ़ती दीवार पर। दोस्तों, भारत दुनिया में असमानताओं का एक चैंपियन देश है। ठीक है कि असमानता प्राकृतिक रूप से प्रदत्त होती है। असमानता लोग किन घरों में पैदा होते हैं, अमीर घरों में, किसी बड़े दौलतमंद के घरों में, या कोई बहुत बड़े ताकतवर राजा के घर में, या किसी रंक के घर में, या किसी बेहद निर्धन और गरीब के घर में, वो हमारे हाथ में नहीं होता। परंतु दोस्तों, जब असमानता देश में विराजमान अर्थव्यवस्था, देश में विराजमान समाज व्यवस्था, देश में विराजमान तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो शैक्षिक व्यवस्था हो, चाहे वो रोजगार की व्यवस्था हो, चाहे वो अनेकानेक तरह की व्यवस्था हो, अगर वह व्यवस्थाएं देश में गैर बराबरी को, देश में असमानता को और देश में अनेकानेक तरह की दुनिया को संपोषित करते हों, उत्पन्न करते हों, पैदा करते हों, तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे देश के इंतजामिया, हमारे देश के सिस्टम और हमारे देश की वो तमाम परिपाटी पर लगता है। कहना न होगा, आज दुनिया आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से और तमाम रूपों से जिस तरीके से अद्यतन होती जा रही है, अधुनातन होती जा रही है, तमाम भेद, तमाम गैर बराबरी अपने आप मिटते जा रही हैं। मानवतावाद और ह्यूमन डेवलपमेंट और वो तमाम चीज़ें एक मानव को दूसरे मानव के ज़्यादा करीब ला रही हैं। हमें कहीं भी एक मानव और मानव के बीच में वह भेद नहीं दिखता है, सिवाय उस भेद के कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के तुलना में यदि ज़्यादा योग्य हो, ज़्यादा कर्मठ हो, ज़्यादा चाक चौबंद हो, ज़्यादा मेहनती हो, ज़्यादा जागरूक हो, तो उसका जीवन अन्य व्यक्ति के तुलना में ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, अभी देश में कोरोना पैंडेमिक का पिछले 3 महीने से माहौल चला और इस कोरोना पैंडेमिक के बहाने हमने ये देखा कि समाज के विभिन्न वर्गों ने इस महामारी और इस महाप्रलय को किस तरीके से झेला। हमने यह भी देखा कि सरकारों ने ऐसे निर्णय किए जिस निर्णय के तहत जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो उच्च मध्य वर्ग के लोग थे और जो मध्य वर्ग के लोग थे, उनके कानों पर जू नहीं रेंगा। उन्हें जो है किसी भी परेशानी और का सबब का सामना नहीं करना पड़ा। उनके पास चूंकि बैंक बैलेंस थे, उनके अस्थाई घर थे, उनके पास राशन और सनद और खाना के तमाम खाद्य उत्पादों की आपूर्ति उपलब्ध थी, वह सुरक्षित थे। लेकिन वो लोग जो गरीब थे, जो स्ट्रीट और गलियों में रहते थे, जो प्रवासी श्रमिक थे, जो घुमक्कड़ थे, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग उद्देश्य की तलाश में कहीं गए हुए थे, उन पर एक बहुत बड़ी गाज गिरी, क्योंकि उनके पास न रहने का आशियाना था, न पास में पैसे थे और न ही इन तमाम मुसीबतों को झेलने का उनके पास पूरा सुरक्षा कवच था। और दुर्भाग्य से सरकारों ने भी ऐसे निर्णय लिए कि जो पहले से मातवर थे, यानी पहले से जो अमीर थे या पहले से साधन संपन्न थे, वो इस मुसीबत का सामना कर सकते थे। परंतु वो लोग जिनके पास ज़्यादा बैलेंस नहीं थे, जिनका रोजगार जाता रहा, जिनकी आमदनी जाती रही, जिनका आशियाना स्थायी नहीं था, जो किराए के मकानों में रहते थे, या वह व्यक्ति जो सुबह कमाकर सुबह से शाम तक कमाते थे तो फिर रात को खाना खाते थे, वो लाखों करोड़ों लोग जो रोज के रोज मेहनत करके, श्रम करके और शाम को अपने भोजन का उपार्जन करते थे, उन पर एक बहुत बड़ी मार पड़ी। कहना न होगा कि सरकारों ने एक बहुत बड़े राहत का भी इंतजाम किया। शुरू में ये कहा गया कि 1,85,000 करोड़ का पैकेज इस कोरोना पेंडेमिक के बहाने लोगों को दिया गया। लेकिन मैं आज इस कार्यक्रम में आपके सामने आंकड़ों से बात करूंगा कि कैसे भारत में 2 तरह की दुनिया है। एक वह दुनिया जो अमीर और गरीब की है, एक वह दुनिया जो ऊंची जाति और निम्न जाति की है, एक वह दुनिया जो शहरी और
गांव के परिवारों के बीच की है, एक वह दुनिया जो औद्योगिक क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में काम करने वालों के बीच में है, एक वह दुनिया जो पूंजीपति और श्रमिक के बीच में है, एक वह दुनिया जो माहवारी और दिहाड़ी कमाने वालों के बीच में है, एक वह दुनिया जो सरकारी नौकरी और निजी नौकरी करने वालों के बीच में है, एक वह दुनिया जो उच्च पढ़े लिखे और निम्न पढ़े लिखे लोगों के बीच में है, एक वह दुनिया जो एक कुशल और अकुशल श्रमिक के बीच में है। लेकिन जब सरकारों के सामने राहत का प्रश्न आता है तो हमने यह भी देखा कि करीब 2.5 से 3 महीने के इस लॉकडाउन के दौरान देश की 3 करोड़ श्रम शक्ति, जिसका 75% हिस्सा सरकारी क्षेत्र में है, जो भारत सरकार के, केंद्र सरकार के तमाम सरकारी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों और न्यासों में काम करता है, और जो निजी संगठित उच्च कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करता है, और तमाम राज्य सरकारों में भी जो सरकारी क्षेत्र में काम करता है, और जो एक निजी तौर पे कुछ छोटे मोटे फैक्ट्री की नौकरियों में काम करता है, और एक वह जो रोज का रोज दिहाड़ी कमाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वो निर्माण के क्षेत्र में हो। लेकिन लॉकडाउन ने तो सब बंद कर दिया था। लेकिन सेहत किसकी खराब हुई? सेहत उनकी खराब नहीं थी जिनकी माहवारी इनकम थे। वो घरों में बैठ करके ट्वीट कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, तबसरा कर रहे थे, लॉकडाउन हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, देश में महामारी नहीं फैली, चूंकि उनके मंथली सैलरी फिक्स तौर पे ऑनलाइन उनके खाते में आ रहे थे और वो देख करके गदगद समा रहे थे। जबकि सरकारों ने यह घोषणा की कि डीए की जो नई किस्त है वो नहीं मिलेगी, केवल यही घोषणा उनके लिए वज्रपात था। जबकि पॉलिटिकल क्षेत्र में जहां एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन ज्यादा होता है, सरकार ने एक थोड़ा सा राहत भरा फैसला लिया कि सारे सांसदों के, सारे मंत्रियों के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के वेतन में 30% की कटौती की गई, एक अधिसूचना लाई गई। लेकिन हमारा मानना है कि वह जो 3 करोड़ संगठित क्षेत्र में काम करने वाला, माहवारी वेतन पाने वाला, वह केंद्र और राज्य सरकार के और सरकारी विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों में और बड़े ऊंचे नीची कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करता था, जिसके इस लॉकडाउन से उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ी। लाखों से लेकर के 10 लाख तक की, 1 करोड़ सालाना तक की पैकेज उनके खाते में आ रहे थे, उन पर कोई भी परेशानी का जू नहीं रहेगा। लेकिन हमारे वो दिहाड़ी श्रमिक, हमारे वो संगठित और निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, उन पर तो पूरी गाज गिर गई। सरकार ने पहले यह फैसला लिया कि कोई भी मिल मालिक या कोई भी फैक्ट्री मालिक अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं काटेगा। लेकिन कोर्ट ने स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, निजी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जब यह फैसला दिया कि यह उन पर बाध्यकारी नहीं हो सकता कि वो अपने श्रमिकों को काम करने की, नहीं करने की सूरत में वेतन देने की कोई बाध्यता नहीं होगी, तो सरकारों ने भी अपना फैसला पलट दिया। क्या ये हमारे सामने त्वरित रूप से एक घोर गैर बराबरी का सिम्टम नहीं था? क्या ये हमारे देश में 2 तरह की दुनिया का इशारा नहीं था? आज देश में कम से कम एकेडमिक क्षेत्र में लोग करने वाले लोग, जो कि जिनके तो साल में करीब 6 महीना वैसे ही बंद रहते, कभी हड़ताल की वजह से, कभी लंबी लंबी छुट्टियों की वजह से, और उसमें एक कोरोना पैंडेमिक की वजह से इतना बड़ा एकेडमिक सेशन बंद हुआ, लेकिन उनका तनख्वाह नहीं रुका। और वो कहेंगे कि हम तो इनकम टैक्स देते हैं। अरे देश के 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, जिनका सैलरी या जितनी आमदनी उस स्लैब से ऊपर जाती है तो उनको तो प्रत्यक्ष कर देना ही पड़ता है, उनको तो इनकम टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक के बहाने जब 130 करोड़ लोगों को राहत देने की बात आई, तो इस 3 करोड़ मिडिल क्लास के लोगों ने अपनी तरफ से ये ऑफर नहीं किया कि हमारे वेतन से भी 30% की कटौती की जाए, क्योंकि 30% की कटौती से उनके आम दिनचर्या और रोज का जीवन यापन करने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वे तो इतने बैलेंस रख के चलते हैं कि 6 महीने से साल भर बैठ के खा सकते हैं। लेकिन फर्ज करिए जिन्होंने एक दिन नहीं कमा सकते थे और वो भूखे रहने की स्थिति में थे, उन पर क्या हालत बिगड़ी। हमारे सामने तो कोरोना की रिपोर्टों के सामने इस तरह की रिपोर्टें ही नहीं आई। और सरकारों ने जो राहत पैकेज दिया, जरा उस पर हम नजर डालते हैं। मेरा आकलन है कि केंद्र राज्य सरकार के तमाम अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में
हर महीने 2 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर होता है। लेकिन सरकार ने इस 3 महीने के दरमियान लॉकडाउन में जो 1,85,000 करोड़ का राहत देने का फैसला दिया, जो कि करीब 80 करोड़ लोगों के लिए था, सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि उसमें जो फ्री का जो अनाज दिया गया, जो उज्ज्वला के गैस बांटे गए और जो 500 रुपये पर महीने किसानों को और महिलाओं को जो बैंक में ट्रांसफर किया गया और जो 1 किलो दाल दिया गया, ये सब मिला जुला करके और जो श्रमिकों को जो अपने घर पर भेजा गया, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, जिसकी प्रेस रिलीज मेरे पास आई है, 57,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया है। अगर वह भी राशि तभी पर्याप्त मानी जाएगी जब वो पूरा का पूरा टारगेटेड जगह पर गया हो। हम सब जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार कितनी बड़ी समस्या है और कितने कण-कण में समाई हुई है। जो मिडिल क्लास का लोग स्थायी वेतन पाता है, शुक्र है कि अगर वह भ्रष्टाचार नहीं करता हो, अन्यथा वह तो अपने वेतन से दुगुनी तिगुनी और 10 गुनी राशि तो भ्रष्टाचार के जरिए अर्जन करता है। तो ये गैर बराबरी की कितनी बड़ी मिसाल हमें कोरोना पेंडेमिक के सामने इस भारतवर्ष में देखने को मिली है। तमाम हमारे पास रेटिंग एजेंसी जाते हैं, कभी आय पर, कभी व्यय पर, कभी अर्थव्यवस्था के विकास दर पर, कभी अर्थव्यवस्था में आशावाद को लेकर के, कभी निराशावाद को लेकर के। भारत में जो असमानता का इंडेक्स है, वह इसे भली भांति दुनिया का सबसे गैर बराबरी वाला मुल्क सिद्ध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। और ये हमारी नियति बन चुकी है, हमारे ये सरकारों की वर्किंग स्टाइल बन चुकी है। सभी सरकारें, चाहे वो कितनी भी अपने कर्मचारियों का, अपने भ्रष्ट तंत्र का या पूंजीपतियों का वो वर्ग शत्रु बनती हैं जब वो विपक्ष में होती हैं। तब जब वो सरकार में आती हैं, जब सत्ता में आती हैं, तो वही सरकारी कर्मचारी उनका सबसे लाडला बन जाता है और वह जनता जो उनको मत दे करके उस सत्तारूढ़ करती है, उस टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को, वो उनका वर्ग शत्रु बन जाता है। यही वजह है कि सभी सरकारें सबसे पहले ख्याल अपने कर्मचारियों का रखती हैं। वह कर्मचारी जिनके वेतन इतने होते हैं कि 1 महीने के वेतन में वो 3 महीने का गुजारा कर सकें। लेकिन जब बात आती है देश के तमाम गैर बराबरी और मजलूमों और मजदूरों को राहत देने की बात, तो सरकारें करती हैं, लेकिन वह खाना पूर्ति होता है, वह टोकन होता है, वह केवल पोस्चरिंग होता है। हम ये मानते हैं अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते कि जब तक सरकारों के राजस्व नहीं प्राप्त होंगे, जब कोई देश का खजाना जब तक भरा नहीं होगा, तब तक अब गरीबों को पर्याप्त राहत नहीं दे सकते, रिसोर्स का ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि कौन किस परिवार में जन्म लेता है वो किसी के हाथ में नहीं है, कौन कितना जन्म से ही टैलेंटेड है ये किसी के हाथ में नहीं है, कौन कितना मेहनती, जुझारू और हिम्मती है, यह भी गुण जो है हर व्यक्ति का एक इनबिल्ट नेचर होता है। लेकिन सरकारें कुछ चीजें जो अपने इन्वायरमेंट के जरिए बनाती हैं, जैसे कि एक बराबर शिक्षा देने की बात, तो वो भारत तो माशाअल्लाह है। भारत में तमाम तरह की शिक्षा दी जाती है, जो भारत में अलग अलग तरीके की दुनिया पैदा करती है। कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड, कोई इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड, कोई महानगरों से एजुकेटेड, कोई टाट पट्टी और एमसीडी स्कूल से एजुकेटेड। तो हमारे यहाँ तो ये दुनिया बन जाती है, क्योंकि शिक्षा तो हमारे हाथ में है, हम शिक्षा एक बराबर दे सकते हैं। फिर आइए रोजगार नीति पर। सरकारों में रहने वाले लोगों के लिए जो रोजगार की शर्तें हैं, सबको मालूम है कि हर व्यक्ति सपना देखता है कि वह सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले, और निजी क्षेत्र में, कुछ कॉर्पोरेट क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए, तो 75% लोग जिन सेवा शर्तों के साथ काम करते हैं, माशाअल्लाह, उनकी जो वर्किंग कंडीशन होती है 8 घंटे नहीं 12 घंटे, उनके पास जो कार्य परिस्थितियां होती हैं बड़ी ही बदतर होती हैं। कुछ बड़ी कंपनियों में थोड़ी ठीक ठाक होती हैं, लेकिन असंख्य छोटे और मझोले और लघु उद्योगों में काम करने वाले, जिनके मालिकों की भी स्थिति बेहतर नहीं होती है, तो कर्मचारियों की स्थिति क्या बेहतर होगी। तो रोजगार नीति हमारे सामने भी एक बहुत बड़े असमानता का वाहक बनती है। शिक्षा नीति की वजह से हमारे देश में एक असमानता का एक बहुत बड़े एक तरह से माहौल पैदा हुआ है, जिसमें अनेकानेक टापू हैं। रोजगार नीति एक बराबर नहीं होने से अनेकानेक टापू हैं।
श्रम नीति एक बराबर नहीं होने से हमारे देश में एक नहीं अनेक तरह के मिसाल बने हैं। बात आई है इस कोरोना बीमारी को लेकर के, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो बड़े आसानी से यह ऐलान कर दिया कि 6 घंटे के अंदर में पूरा देश लॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन वह भूल गए, जो बड़ा ये दावा करते हैं कि उन्होंने गरीबों को बड़े नजदीक से देखा है, लेकिन पिछले 22 साल में शायद उन्हें गरीबों को देखने का मौका नहीं मिला होगा। तभी उन्होंने ये फैसला ले लिया मानो यह समझकर कि देश के सभी श्रमिकों का अपना आशियाना बना हुआ हो। मैं ये कहना चाहूंगा, और मैंने इस बात को करीब 10 साल पहले अपने एक आर्टिकल में उठाया था कि जब भारत सरकार या राज्य सरकारें जब भी सरकारी महकमों और कार्यालयों का निर्माण करती हैं, तो उन कार्यालयों के सब दफ्तरों के अलावा उन कर्मचारियों के आवास के भी कॉम्प्लेक्स जरूर बनाए जाते हैं। चाहे आप राज्य सरकारों में जाइए, इवन एक प्रखंड कार्यालय में भी तमाम कर्मचारियों के आवास बने होते हैं। सेक्रेटेरिएट में जाइए और भारत सरकार में इवन महानगरों में भी कर्मचारियों को या तो आवासीय सुविधा दी जाती है या उन्हें अच्छा खासा एचआरए दिया जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि श्रमवीर जयते, श्रमेव जयते, 1 मई मजदूर दिवस मनाते हैं, देश के सभी महानगर बिना श्रमिकों के नहीं चल सकते, चाहे वो घर का घरेलू काम हो या फैक्ट्री का एक बड़ा काम हो। और उस काम के लिए हम यह कभी नहीं आज तक सोच पाए कि हर महानगर में कम से कम 1 लाख से 10 लाख हम श्रमिकों के लिए क्वार्टर बना दें, कि कम से कम वो श्रमिक नारकीय स्थिति में किसी नाले पर और किसी झुग्गी बना करके ना रहे, या बॉम्बे के किसी धारावी जैसी बस्ती में ना रहे, या फिर दिल्ली के जमुना पुस्ता पे ना रहे। तो हम क्यों नहीं उनके लिए लो कॉस्ट ही सही क्वार्टर बनाते हैं, जिससे कि उनको कम से कम एक छोटा सा अलम तो दे सकें। ठीक है कि बड़े अफसरों के लिए आप बड़े फ्लैट बनाते हैं, बड़े कोठियां बनाते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए कम से कम 1 रूम का एलआईजी भी तो बना करके रखने का प्रावधान करिए। न केवल आवासीय सुविधा, बल्कि वो तमाम सुविधाएं जो भारत में गैर बराबरी को जन्म देती हैं और असमानता की असीमित ऊंचाइयां हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, फ्रीडम एट मिडनाइट। उस किताब में एक जगह जिक्र आया था कि भारत ऐसा देश है जहां पर कि सरकारी कार्यालयों में बड़े अफसरों के लिए अलग टॉयलेट होता है और सामान्य लोगों के लिए अलग टॉयलेट बना होता है, लिखा होता है रिजर्व फॉर द टॉप ऑफिसर्स। जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों में हर तरह की जो है समानता लाने के प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे वो ऑफिशियल स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर हो। लेकिन भारत के समाज में ही, इसके डीएनए में ही असमानता इस कदर रची बसी है कि हम आज तक जातीय असमानता को लेकर के बहुत बड़े विमर्श करते आए। हमने उसके लिए आरक्षण भी दे दिया उस असमानता को लेकर के, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है कि उस जातीय असमानता के छत के नीचे भी एक अलग तरह की एक स्वर्ण असमानता का भी वहां पर जन्म हो जाता है, और वहां पर भी एक तरह से उसी माहौल की पुनरावृत्ति होती है जिस माहौल के खिलाफ समाज कभी लड़ रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि देश में जब तक हम एक समान शिक्षा नीति नहीं लाते, देश में एक समान रोजगार नीति नहीं लाते, देश में एक समान श्रम नीति नहीं लाते, देश में जब तक एक समान सरकारी फैसला नहीं करते, जब तक सरकार यह नहीं सोचेगी कि देश के सारे श्रमिक एक बराबर असुरक्षित रहेंगे। अगर काम नहीं तो दाम नहीं। अगर एक दिहाड़ी मजदूर काम नहीं करता है तो शाम को उसके पास पगार नहीं आता है। ठीक वैसे ही जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जिनके माहवारी वेतन चाहे वो सूखा हो, ओला हो, हड़ताल हो, बंदी हो, तालाबंदी हो, उनको मिलना सुनिश्चित होता है, तो उनका भी सैलरी कट होना चाहिए। ये एक बराबर नीति लाई जानी चाहिए। और रह गया, अगर किसी को ऐसी स्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आती है कि उनके पास पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं, उनके घरों में अनाज नहीं होता, या उनके पास तमाम तरह के सुरक्षा के माहौल नहीं होते हैं, तो सरकारों का काम है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या स्थायी कर्मचारी हो या अस्थायी कर्मचारी हो। तो कहने का मतलब ये है कि भारत असमानता की असीमित ऊंचाइयों वाला देश बन गया है। यह ठीक है कि मेरे इस कार्यक्रम को वही देखेंगे जिनका यूट्यूब पर अकाउंट है, जिनके पास स्मार्ट मोबाइल है, और वो अधिकतर लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। और जब भी आप किसी के
सच्ची बात बोलते हैं, अगर उनके हितों के खिलाफ जाता है तो उसके लिए वो अनेक अनेक तर्क गढ़ते हैं, अपॉर्चुनिस्ट थिंकिंग करते हैं, स्वार्थी तर्क गढ़ते हैं। उन्हें ये बात अच्छा नहीं लगेगा, वो एक से एक तर्क लेकर के आएंगे कि राजनीतिज्ञों को आपने क्यों नहीं कहा। तो राजनीतिज्ञ तो हर समय निशाने पर होते हैं, और मोदी ने भले ये बेहद गलत निर्णय लिया हो, लेकिन कम से कम उन्होंने मंत्रियों और सांसदों के 30% वेतन की कटौती की है। तो वह वेतन की कटौती हर स्थायी कर्मचारी, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो या केंद्र का हो या प्रांत का हो, उन्हें यह योगदान करना चाहिए। और उन लोगों ने जिन्होंने भारी मुसीबत झेली है, दूर दराज में रह करके, साइकिल पर चलकर, पैदल चलकर, भूखे रहकर, या फिर लंगर में खाना खाकर, या कम्युनिटी किचन में जाकर के लाइन लगा करके, उनके प्रति देश का ये पूरा मिडिल क्लास और पूरा ये रूलिंग क्लास माफी मांगे कि आने वाले दिनों में देश में हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां कम से कम मैन मेड असमानता नहीं होगी। नेचर मेड असमानता को हम भी तस्लीम करते हैं, हम उसे मानते हैं कि कोई व्यक्ति एक बराबर नहीं होता। परिवारों में भी भाई लोग एक बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग रिसोर्सेस भी सब जगह एक बराबर नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा सिस्टम जब अपनी तरफ से असमानता पैदा करता है, अपने स्वार्थ में और अपने दूसरे के अहित में, तो फिर वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो इस मुद्दे पर मैं आपके सामने यह बात रखे जाता हूं। अगर आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, भावोन्मेषी लगता है, तो इसे अपना लाइक करें, अपना आशीर्वाद दें। फिर किसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब खैर।